हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और जो आज का पार्ट है वीडियो का ये है पार्ट 18th उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत अच्छे से स्टडी करा था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस उसके अंदर कैसे कैसी होती हैं हमने ये बहुत अच्छे से देखा था और हमने यहाँ पे उसकी नेमिंग करी थी। जो डिफरेंट डिफरेंट उसकी लाइंस आती हैं, यहाँ पे आपको याद होगा लाइमन सीरीज, जैसे बालमैन सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। हमने ये चीजें बहुत अच्छे से देखी थी। और अब हम आज यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट बोहर ने जो हमें मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम का, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे क्वांटिटेटिवली लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमें पता है कि जो एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब होगी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ से, ऑर्बिट जो होगा हमारा स्मॉलर प्रिंसिपल नंबर दैट इज टू द ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहने का मतलब कि जैसे स्मॉलर, जैसे n इज इक्वल टू 2 हो गया, यहां से मूव करके वो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे n इज इक्वल टू 5 पे चला गया। ये हमारा क्या हुआ कि लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको पता है उसको हम n से डिनोट करते हैं। जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हम इसको n से डिनोट करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी कर रहा है। और अगर ये लोअर से हायर की तरफ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हुई है। और अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट से, दैट इज अगर हम n इज इक्वल टू 5 से लोअर ऑर्बिट दैट इज n इज इक्वल टू 2 पे जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो एनर्जी है वो एमिट हुई है यहाँ पे। और जो दोनों का एनर्जी गैप होगा वो हम कैसे देंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। यहाँ पे ई एफ और ई आई का मतलब क्या है, यहाँ पे फाइनल ऑर्बिट और ये इनिशियल ऑर्बिट। आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल। तो अभी हमने जो बात देखी है उसको हम अभी और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो हमारी एनर्जी है यहाँ पे वो हम कब बोलेंगे कि वो एब्जॉर्ब्ड हुई है, जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जैसे n इज इक्वल टू 2 से वो चला गया n इज इक्वल टू 5 पे, स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे चला गया, हम उसको क्या बोलेंगे कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब्ड हुई है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अगर n इज इक्वल टू 5 से हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से छोटे क्वांटम नंबर पे आ जाता है, n इज इक्वल टू 1 पे कह लो, इमेजिन, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो हमारी एनर्जी है वो क्या हुई है, एमिटेड। हम उसको बोलेंगे हमारी एनर्जी जो है वो एमिट हो गई है क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से छोटे वाले एनर्जी लेवल पर आ गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं। और इसका जो एनर्जी गैप जो होगा हमने पहले भी देखा था, उस एनर्जी गैप को हम डेल्टा ई से डिनोट करते हैं और उसको हम कैसे देंगे, ई एफ माइनस ई आई दैट इज ई फाइनल, जो इस पे वो पहुंच गया है ऑर्बिट पे, और इनिशियल जहां से वो शुरू करा था। या तो आप बोल सकते हो कि ऊपर से नीचे जब वो आ रहा था, यहाँ से ऊपर से जब नीचे हमने 5 से 1 पे करा है ना, तो यहाँ पे इनिशियल क्या हो जाएगी 5 और फाइनल स्टेट उसकी कौन सी हो जाएगी 1 यहाँ पे। तो अगर यहाँ से वो ऊपर जा रहा है 1 से, अगर वो ऊपर जा रहा है 5 की स्टेट पे, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इनिशियल जो उसका ऑर्बिट है वो क्या है 1 है और फाइनल जो हमारा ऑर्बिट है वो क्या है 5 है। तो आपको इससे और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर हमें पता है, हमने लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे साइंटिस्ट बोहर ने एनर्जी की जो हमें वैल्यू दी थी यहाँ पे, एनर्जी लेवल की इलेक्ट्रॉन के, वो कैसे दी थी, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इन टू 1 अपॉन एन का स्क्वायर। और एन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज शेल। ये कोई भी शेल हो सकती है यहाँ पे, एन इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। यहाँ पे ये हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से चीजें देखी थी, एन इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, ये वाला हो गया इक्वेशन। और हमने अभी देखा कि जो हमारा डेल्टा ई दैट इज एनर्जी गैप हम कैसे दे सकते हैं, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यहाँ पे भी देखा ना पीछे हमने, ये देखो ये वाला। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर दें यहाँ पे, तो हम कैसे लिख सकते हैं इनको, चलिए अब हम करके देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें पता है डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जो हमारे साइंटिस्ट बोहर ने हमें जो एनर्जी दी थी उसकी वैल्यू क्या थी, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच। आर एच हमारा क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट, और इंटू 1 अपॉन एन का स्क्वायर।
अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे कंबाइन कर दें तो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू, अगर हम इसकी फॉर्म में लिखना चाहें इसको तो कैसे हो जाएगा, माइनस आर एच अपॉन यहाँ पे एन का स्क्वायर है। अगर हम फाइनल के रिगार्डिंग लिखने चाहें यहाँ पे ई एन है ना, तो यहाँ पे एन यहाँ पर है, तो अगर हम यहाँ पे फाइनल ऑर्बिट के लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे चेंजेस, यहाँ पे आ जाएगा एन एफ का स्क्वायर। ये हमारा आ गया डेल्टा ई इज इक्वल टू फाइनल के लिए, और अब हम लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल स्टेट के लिए, दैट इज माइनस आर एच अपॉन एन इनिशियल स्टेट का यहाँ पे स्क्वायर। जो ये एन आई और एन एफ है हमारे पास, ये क्या है बच्चे, इनिशियल ऑर्बिट, ये वाला इनिशियल ऑर्बिट, और एन एफ इज फाइनल ऑर्बिट, ये वाला है फाइनल ऑर्बिट। यहां से हमारा डेल्टा ई की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें पता है अगर हम फ्रीक्वेंसी को अगर हम देना चाहें किसी भी एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो हमारा फोटोन हो रहा है यहाँ पे, हम उसको कैसे दे सकते हैं, दैट इज हमें पता है ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, पर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा ई, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज डेल्टा ई अपॉन एच करके निकाल सकते हैं। और डेल्टा ई हमारे पास पता है वैल्यू क्या है हमारी, इट इज इक्वल टू यहाँ पे आर एच अपॉन एच, इसको निकाल दिया हमने कॉमन, और अंदर हमारे पास क्या बच गया, दैट इज एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। आप देखो आपको पता चला इससे कि नहीं कि मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे डेल्टा ई है ना, ये वाली वैल्यू, इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और एच जो था हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, और आर एच भी यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन थी चीजें यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एन आई को पहले लिख लिया क्योंकि इसके पास पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन है एन एफ के पास, तो यहाँ पे मैंने इसको सेकेंड वाली प्लेस पे लिख दिया, दैट इज नेगेटिव साइन अपॉन एन एफ का स्क्वायर। ये इनिशियल ऑर्बिट और ये हमारा फाइनल ऑर्बिट, तो ये हमारी बन गई यहाँ पे इक्वेशन, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये जो फोटोन हमारा निकल रहा है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन के दौरान। हमें पता है साथ ही साथ कि हमारी जो आर एच दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, हमने लास्ट टाइम भी इसको स्टडी किया था, दैट इज आर एच इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। और h हमारे पास क्या है बच्चे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमें पता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और ये जो हमारे पास 1 अपॉन एन आई स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर, ये हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली जो है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अब वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ तक हम पहुंच गए थे ना वहां पे, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आया 3.29 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। हर्ट्स में हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दैट इज किसकी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल गई, ये फ्रीक्वेंसी का साइन है यहाँ पे, दैट इज न्यू। और अब हम देखते हैं अगर हमें वेव नंबर के टर्म्स में अगर हमें देखना हो तो हम कैसे इसको देंगे। हमें पता है वेव नंबर के बारे में क्या चीजें पता है हमें, आपको याद होगा हमने जब ड्यूरिंग हमारे 3-4 वीडियोस आप पहले की याद करो तो हमने काफी उसमें रिलेशंस देखे थे, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, वेवलेंथ का रिलेशन, ये सब चीजें। तो हमारा क्या होता है, सी न्यू बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। न्यू बार हमारे पास क्या होता है, इट इज अ वेव नंबर, और c क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी, और न्यू हमारे पास क्या है, इट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं वेव नंबर की वैल्यू, दैट इज न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं, न्यू की हमने अभी भी वैल्यू निकाली है फ्रीक्वेंसी की, तो उसको हम अगर डिवाइड कर देंगे सी से, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, वेव नंबर की। हमें पता है सी की वैल्यू क्या होती है, इट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी ये वैल्यू होती है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, अब हम वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, c की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है, और हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसको सॉल्व करके वो आई है 1.09677 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर पर मीटर। ये स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज याद रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे उसको सॉल्व करने में।
और हमें एक और चीज याद रखनी है, अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रहा है स्पेक्ट्रम में, यहाँ पे अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो यहाँ पे हमेशा NF की जो वैल्यू होगी दैट इज फाइनल ऑर्बिट की, वो हमेशा ज्यादा होगी NI के। मतलब अगर ऐसी चीज होगी तो जो ये वैल्यू होगी हमारी एनर्जी की यहाँ पे, उसकी क्या आएगी वैल्यू पॉजिटिव, और उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एनर्जी जो है हमारी क्या हुई है वो एब्जॉर्ब्ड। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे NI अगर बड़ा है NF से, तो यहाँ पे क्या सिग्निफाई करेगा कि एनर्जी जो है क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहाँ पे एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, और ये जो वैल्यू आएगी हमारी एनर्जी की वो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो दैट इज, ये हमारे पास हुआ यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम, और जो ऊपर वाला ये मैंने आपको बताया था कि NF इज ग्रेटर देन NI, ये वाला हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं और पॉइंट्स। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वही जो मैंने आपको बताया कि NF की वैल्यू ज्यादा होगी NI से, तो हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब्ड हुई है। और एमिशन के केस में क्या होगा कि NI बड़ा होगा NF से, और हम बोलेंगे कि एनर्जी जो है रिलीज हुई है, और वो सिग्निफाई कर रहा है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो स्पेक्ट्रल लाइन है हमारी हाइड्रोजन एटम की, चाहे वो एब्जॉर्प्शन शो कर रही है चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम शो कर रही है, वो किसके साथ एसोसिएट होगी, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजिशंस जो होंगी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम की, उसके साथ ही वो एसोसिएट होगी। यहाँ पे जैसे अब हमारे पास ये लाइंस होती हैं, यहाँ पे ये ऑर्बिट्स की लाइन से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, वहां से यहाँ जा रहा है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो जहां पे ट्रांजिशन हो रही है वहां पे उसी के अकॉर्डिंग वो अपना क्या दिखाएगा, स्पेक्ट्रम दिखाएगा। साथ ही साथ अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, बहुत सारे, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी होगी हमारी ट्रांजिशंस के इलेक्ट्रॉन की, अलग अलग चीजें हमें ऑब्जर्व करने को दिखेंगी। और उसी तरह से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग ट्रांजिशंस शो कर रहे हैं, तो बच्चे में उतनी ही स्पेक्ट्रल लाइंस भी देखने को उसमें मिलेंगी। और जो ब्राइटनेस और इंटेंसिटी होगी हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस की, वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली हमें पता है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फोटोन्स, हमारे पास कितने हैं फोटोन्स, उसके ड्यूरेशन में कितने वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कितने वो एमिट हो रहे हैं, उनकी कितनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये जो चीजें हैं ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, ये हमें पता है ये हमारे फोटोन्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो फॉर्मूला हमने जनरेट करा है उस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो जिससे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यहाँ पे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state in the hydrogen atom। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे हमें इन्होंने बता रखा है कि फोटोन ने एमिट करा है ट्रांजिशन के ड्यूरिंग, यहाँ पे क्या एमिट हुआ है, फोटोन एमिट हुआ है कहाँ कहाँ की स्टेट से, फ्रॉम n is equal to 5 से n is equal to 2 की स्टेट पर। तो यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी यहाँ दिखाती हूँ, हमारा जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। यहाँ पे उन्होंने बोला है ना कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 वाला जब आता है तो वो कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज होती है, दैट इज विजिबल रीजन में। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो ट्रांजिशन हुई है यहाँ पे दैट इज फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 से और n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे इनिशियल हमारा 5 होगा और वो आया है 2 पे, दैट इज फाइनल स्टेट हमारी कौन सी है, 2 पे। तो हमें डायग्राम देख के पता चल गया है जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है यहाँ पे, दैट इज जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है अभी हमने देखा, जो उससे पता चल रहा है कि जो ये हमारी जो ट्रांजिशन हुई है ये किस में दिखेगी, हमें विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में दैट इज कौन सी वाली सीरीज बोलेंगे हम इसको बच्चे, बाल्मर सीरीज। और हमें साथ ही साथ हमें फॉर्मूला पता है दैट इज डेल्टा ई, हमें निकालनी है देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो सबसे पहले अगर हम ई, हमें वैल्यू पता होगी एनर्जी की वैल्यू दैट इज डेल्टा ई की वैल्यू पता होगी, तो हम उसके विद रिस्पेक्ट टू हम उसमें उसके फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं और वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम डेल्टा ई निकाल लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा ई हमारे पास क्या है वैल्यू इसकी, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट दैट इज 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल्स इंटू 1 अपॉन हमारा था n1 एन आई का स्क्वायर, यहाँ पे था ना फॉर्मूले में एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे एन आई क्या है, इनिशियल स्टेट हमारी क्या है 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे इसको जो स्क्वायर है इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल, और हम इसको क्या करेंगे 1/5 5 25 माइनस 2 2 4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज 2.18 इंटू 10 की पावर 18 जूल्स, और 25 इंटू 4, ये हमारा एलसीएम के किसी भी टेबल पे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 25 4 जा 100, 4 इंटू 25 जा 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट बना दैट इज 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स इंटू -21/100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, दैट इज डेल्टा ई की वैल्यू। और वो कितनी आ रही है हमारी वैल्यू डेल्टा ई की, इट इज -4.58 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। ये हमारी आ गई डेल्टा ई की वैल्यू। डेल्टा ई की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट हमने कर ली है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, नेगेटिव साइन कि ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे कि जो नेगेटिव साइन है ये क्या दिखा रहा है, ये एमिशन एनर्जी है। यहाँ पे एमिशन एनर्जी दैट इज एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है, रिलीज्ड हुई है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एनर्जी रिलीज्ड हुई है और ये एक एमिशन एनर्जी है। और अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। अब हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, जो हमारी वैल्यू आई है इसको किससे करेंगे हम डिवाइड, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें ये पता है कि नेगेटिव साइन हमने सिर्फ और सिर्फ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो एनर्जी जो यहाँ पर है वो रिलीज हो रही है और ये एमिशन एनर्जी है। तो एमिशन एनर्जी के साथ हमेशा ही नेगेटिव साइन आएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्दर आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और h की वैल्यू हमें पता है, इट इज 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स सेकेंड। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 6.91 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। हर्ट्स कैसे आया, जूल से जूल कट हो गया, यहाँ पे सेकंड है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा पर सेकंड, और पर सेकंड को हम हर्ट्स भी लिख सकते हैं, या आप हर्ट्स लिख लो या फिर पर सेकंड लिख लो, दोनों सेम ही चीज है। ये हमारी आ गई यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें पता है रिलेशन हमारा वेवलेंथ का, इसको मैं इरेज कर दूं। यहाँ पे हमें पता है वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है दैट इज C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और यहां से लैम्डा किसकी इक्वल हो जाएगा, C अपॉन न्यू। C हमें पता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करी है, ये वाली वैल्यू, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 6.91 इंटू 10 की पावर -14 हर्ट्स। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने जब कैलकुलेट करा इसको, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 434 इंटू 10 की पावर -9 मीटर्स। और हमें पता है 10 की पावर -9 हम इसको क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। दैट इज 434 इंटू इंटू तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दैट इज 434 नैनोमीटर्स। तो ये हमारे पास क्या आया, वेवलेंथ। ये वेवलेंथ निकल गई और ये हमारे पास निकली थी, दैट इज क्या था, ये फ्रीक्वेंसी और ये थी एनर्जी। तो ये हमने कर ली कैलकुलेट। हमने देखो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिए। क्यों करिए इजीली कैलकुलेट, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था। अगर स्टूडेंट्स आपको ये याद रहेगा फॉर्मूला इन योर एग्जाम, तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आप इस पे फोकस कीजिए कि आपने फॉर्मूलेस को अच्छे से याद करना है। आप डेली बेसिस पे इनको देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मेमोराइज ये होते रहेंगे। तो आप इनको गो थ्रू होते रहो डेली बेसिस पे, जहां पे आपको पता है कि जो फॉर्मूलेस हैं थोड़े से लेंथी हैं, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा सा डेली देखते रहो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।